अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे, एक तो खबर ये है जो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा वाशिंगटन के दौरे पर अभी गए हुए थे, अमेरिका के दौरे पर, तो उस वक्त उनकी जो सलमान इकबाल साहब हैं उनसे एक मुलाकात हुई है। ये हमें ज़रा बता रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी, हम इस खबर की तफसीलात में बताएंगे क्या मुलाकात थी, क्या गुफ्तगू थी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो इमरान खान साहब जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं और वो अभी लाहौर से फाइनली आज निकल आया है। उसमें क्या तादाद है, कैसे इंतज़ामात हैं, क्या मूड है इस लॉन्ग मार्च का, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब की भी एक और अहम मुलाकात की कल रात की आ रही है कि हुई है, उसकी खबर भी आपको बताएंगे क्या है। और खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो चाह रहे हैं इस लॉन्ग मार्च से, क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं और इसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इस पर भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं लॉन्ग मार्च का। देखिए, लॉन्ग मार्च में खान साहब के पास जो लाहौर में जहाँ तक थी, लाहौर में जगह जगह पे लाइक डीएचए में डीएचए का क्राउड खान साहब को, जो लोकल वहाँ के नुमाइंदे थे, पीटीआई के टिकट होल्डर्स, उन्होंने वेलकम किया, उनके साथ सपोर्टर्स थे। लेकिन जो ही खान साहब डीएचए से आगे बढ़े तो डीएचए का क्राउड डीएचए में रुका रह गया, आगे नहीं चला खान साहब के साथ। इसी तरह गुलबर्ग में गुलबर्ग का था। दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज को टच करते करते एंड में खान साहब को जो शाहदरा था वहाँ तक पहुँचाया गया कल रात तक। और बताते हैं कि मैक्सिमम जो क्राउड ने पीक जो पकड़ी इस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान अभी तक लाहौर के अंदर अंदर, वो तकरीबन 10,000 के करीब एक मौके पर नंबर पहुंचा। लेकिन जो ही ये क्राउड लाहौर से लॉन्ग मार्च बाहर निकला तो ये क्राउड भी वापस हो लिया और ये खान साहब के साथ लाहौर से बाहर वैसे नहीं निकला। लाहौर से बाहर जो क्राउड निकला है उसकी जराये बता रहे हैं तादाद तकरीबन 1500 से। हमने जो वहाँ पर मौके पर मौजूद कुछ पीटीआई के लोग हैं उनसे, कुछ जो सहाफ़ी हैं उनसे, और कुछ जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराह हैं उन सब से जो हमने मालूमात ली हैं और उसकी बुनियाद पर जो पिक्चर हमने वो बनाई है, ये तकरीबन 1500 से 5000 के बीच में नंबर हो सकता है। मैक्सिमम अगर खान साहब बहुत बड़ी अगर तादाद लेकर निकली है तो 5000 है, जो कि अभी भी जिसे कहते हैं इतनी कंफर्म नहीं है। गालिब इम्कान यही है कि 1500 से 2500 के बीच में लोग होंगे। लेकिन बाज़ जो पीटीआई के लोग हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पास 5-1000 तक का नंबर है जो हम लाहौर से लेकर निकले हैं। तो अब बात यह है कि खान साहब ने जैसे मुख्तलिफ जगह पर स्टॉप करना है, और अगर वहाँ पर भी यही होता है कि लाइक कामोकी में कामोकी का क्राउड होता है, फिर वो खान साहब को छोड़ देता है। कामोकी से आगे खान साहब खुद अपने ओन पर जा रहे होते हैं एक लिमिटेड के नंबर के साथ। गुजरावाला में गुजरावाला का क्राउड वेलकम करता है, लेकिन गुजरावाला से आगे साथ नहीं आता। लाला मूसा में लाला मूसा का वेलकम करता है, आगे साथ नहीं आता। सियालकोट में सियालकोट का वेलकम करता है, आगे साथ नहीं आता। वजीराबाद में वजीराबाद का वेलकम करता है, आगे साथ नहीं आता। जेहलम में जेहलम का वेलकम करता है, आगे साथ नहीं आता। तो इट मीन्स खान साहब पूरी जीटी रोड के ऊपर भी अल्टीमेटली जो नंबर जहाँ से नज़र आना शुरू होगा खान साहब इस्लामाबाद कितना नंबर लेके पहुँच रहे हैं, वो गुज्जर खान का एरिया होगा। तो अगर वहाँ तक खान साहब पहुँचने के बाद भी खान साहब के पास 2-2500 लोग होते हैं तो इट मीन्स है कि आप कह सकते हैं कि बड़ा नंबर लेके खान साहब नहीं आ रहे। फिर केपी से भी लोग आने हैं, पिंडी इस्लामाबाद से भी लोग आएंगे, तो खान साहब हो सकते हैं 5 से 7000 का फिगर कर लें इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त। लेकिन ये ऐसा फिगर नहीं है जिस पर खान साहब कोई इम्पैक्ट दे सकें। तो उसके लिए अब खान साहब को एक जो चीज़, जो अरशद शीफ साहब की शहादत को जिस अंदाज में वो कैश कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए, और जिसका हमें जो ग्राउंड पर मौजूद लोग हैं वो बता भी रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा अरशद शीफ साहब के बैनर्स और प्ले कार्ड्स लेके मौजूद हैं इस लॉन्ग मार्च में, और बार बार खान साहब उसका इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि खान साहब ने देखा है कि एक अरशद शीफ साहब शहीद हुए तो हमने इतना मोमेंटम बना लिया, तो अगर लाशें मज़ीद भी मिल जाएं तो इसका मतलब है कि आपके पास हमदर्दी भी ज़्यादा आ जाएगी, और फिर आप अगर कॉल देंगे तो मज़ीद लाहौर, इस्लामाबाद और ये लाहौर कह लूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ज़्यादा लोग हमारे मार्च को ज्वाइन कर लेंगे इस्लामाबाद के अंदर लाने के लिए। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो फिर खान साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी है।
कि वो एक बड़ा नंबर लेकर आगे बढ़ सकें। अभी तक खान साहब का एम है कि वो H9 ग्राउंड की तरफ आए, जिसकी उनको अभी तक इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर वो कह भी रहे हैं कि मैं H9 तक ही रहूँगा जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने महदूद किया है, लेकिन वो उनका वादा सिर्फ उस सूरत में है कि अगर वो क्राउड अपना 2-4 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा ना बढ़ा सके। लेकिन अगर वो क्राउड इससे ऊपर ले गए 10-15 हज़ार तक, तो फिर खान साहब हर हाल में डी चौक की तरफ जाएंगे, और उसके लिए खान साहब को ये क्राउड करने के लिए लाशें चाहिए। और इसी का एक सबूत अब हुकूमत ने लीक कर दी है, वो ऑडियो अली अमीन गंडापुर साहब की, जो कि बड़े नटोरियस हैं इन मामलात में। उन पर उनकी अपनी फैमिली के इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिलिटेंट्स को यूज़ करके अपने फैमिली मेंबर कत्ल करवाए थे, जो कि पीटीआई के सूबाई वजीर भी थे केपी में पिछले दौरे हुकूमत में। तो ये अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त एक बंदे से जो ऑडियो लीक हुई है असला मांग रहे हैं, ताकि, और ये ज़रा ये कह रहे हैं कि एजेंसीज की रिपोर्ट है कि अगर इन केस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से तसादुम नहीं होता और उसमें लाशें नहीं गिरती, तो कुछ जिसे कहते हैं तसादुम के माहौल पैदा करके अंदर से फायरिंग करवा कर लाशें गिरवाई जाएँ पीटीआई के लोगों की, और फिर उनका जिम्मेदारी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों पर डालकर फिर उस तरफ मार्च किया जाए और लाशों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ और एक फौजी इंटरवेंशन का रास्ता बनाया जाए। लेकिन जिस अंदाज में खान साहब इस वक्त तकारीर कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा DGSI से मुतालबे कर रहे हैं कि आप हटाइए DGC मेजर जनरल फैसल नसीर को, आप हटाइए इनका क्या नाम है ब्रिगेडियर फ़हीम को, जो सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के, कि आप इनको हटाएं ताकि मैं एंटर हो सकूं, जिसे कहते हैं एक फातेह के अंदाज में। और उसके लिए वो बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि बिलावल भुट्टो ने जब ये मुतालबा किया था तो कराची में शवाहिद, जिसे कहते हैं ना, वो सामने नज़र आ रहे थे कि उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे कराची के ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था, नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया था, क़ुव्वत का नाजायज़ और गैर कानूनी इस्तेमाल किया था। उन्होंने IG सिंध को अगवा किया था। उसके बाद उन्होंने पुलिस यूज़ करके कैप्टन सफदर साहब के कमरे का दरवाज़ा तोड़वा के, मरीन नवाज साहब के कमरे का दरवाज़ा तोड़वा के कैप्टन सफदर साहब को अगवा किया था। और उसकी बुनियाद पे कराची की तमाम पुलिस क़यादत और सिंध की पुलिस क़यादत छुट्टी पर चली गई थी इन प्रोटेस्ट के आपने हमारे IG सिंध को कैसे अगवा किया। तो उस सूबे में ये हुआ था जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया। उसके बावजूद भी फौरी तौर पर नहीं सेक्टर कमांडर को हटाया गया था। इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई थी तो फिर उन सेक्टर कमांडर साहब को हटाया गया था। जबकि खान साहब ये कर रहे हैं, वो कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खान साहब के लगाए हुए इल्ज़ाम हैं, आज़म स्वाति साहब के लगाए हुए इल्ज़ाम हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आज़म स्वाति साहब का एक बात तो मुझे बड़ी हैरानकुन लगी, जो मेडिकल साइंस वाले प्रूव कर सकते हैं कि मेरे जिस्म पर से डॉक्टर ने तशद्दुद के निशानात मिटा दिए। क्या कोई रबर यूज़ किया, कौन सी क्रीम यूज़ की, हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि इल्ज़ाम संगीन है, इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। तो इंक्वायरी करके अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो फिर ज़रूर जो DGC साहब हैं और ब्रिगेडियर साहब हैं, सेक्टर कमांडर जो हैं, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, और सिर्फ हटाया जाना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। लेकिन उसके बगैर अगर खान साहब को ये दे दिया जाता है, यानी कि सियासी तौर पे और इंतज़ामी तौर पे अगर मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम का सर पेश कर दिया जाता है इमरान खान साहब को, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि फ़ौज के इदारे ने इमरान खान साहब के आगे सरेंडर किया। गो के हाँ, फ़ौज के इदारे को मुंतखब नुमाइंदों के आगे ही सरेंडर करना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी के बाद। ये कोई तरीका नहीं कि एक अपोजिशन लीडर उठे, वो 4-5 हज़ार के क्राउड के आगे खड़ा होकर मुतालबा करे कि हटाओ DGC को, और आप DGC फैसल नसीर को हटा दें, आप सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम को हटा दें। ये तो नहीं होता। तो अगर ये होगा तो आप सोचिए कि खान साहब का मोराल कहाँ पहुँचेगा कि मैंने लाहौर से निकला हूँ और मैंने ये तकारीर की हैं, तो ये हट गया, तो अब मैं इस्लामाबाद तक पहुँचूंगा तो मैं पता नहीं कौन कौन से मुतालबे करूँगा, वो भी पूरे किए जाएंगे। तो उसमें यह है कि देखिए, ये खान साहब को नहीं मिलने वाला, क्योंकि फ़ौज के इदारे में खान साहब की इन तकारीर की वजह से शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। ये नहीं कि उनके इदारे के लोगों का पहली दफ़ा नाम नहीं लिया गया। मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का नाम लिया हुआ है, उस वक्त के DGSI
लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया हुआ है। और इसके अलावा जो जब मेजर जनरल होते थे फैज़ हमीद साहब, तब भी उनका नाम लिया हुआ है DGC के तौर पे मियां नवाज शरीफ ने। फिर जो मेजर जनरल इरफान मलिक थे, वो जब DGC थे तो उनका नाम भी मियां नवाज शरीफ ने लिया था। मरीम नवाज साहबा ने जो ISI के इधर कर्नल लियाकत साहब होते थे, उनका नाम वो लेती थी। तो ये लोग भी नाम लेते रहे हैं, लेकिन इस टोन और इस लहजे में कभी ये नाम नहीं लिए गए थे जिस लहजे में इमरान खान साहब नाम ले रहे हैं कि DGSI कान खोल के सुन लो। ये टोन बड़ी मुख्तलिफ है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो मुतालबात कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ वगैरह, वो मुतालबात कर रहे थे कि आप दाखिल मत हो सियासी डोमेन में, आप सियासत में हिस्सा मत लें, आप सियासी किरदार अपना तर्क करें, अपनी आईनी हदूद में रहें। जबकि दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप सियासत में वापस आएँ और मुझे इक़्तिदार में लाएँ। ये खान साहब का मुतालबा है। तो ये दोनों के मुतालबात में फ़र्क है। तो उसमें अभी तक तो फ़ौज के इदारे के अंदर जो मूड है वो है कि कोई स्पेस नहीं देनी खान साहब को, इनकी इस तरह की दबाव को खातिर में नहीं लाना। और इसका एक इशारा ये भी है कि खान साहब बार बार आर्मी चीफ से मुलाकातें कर चुके हैं और दीगर लोगों से मुलाकात करके ये गैर आइनी मुतालबा कर चुके हैं कि आप हमें इलेक्शन दिलवाएं और इक़्तिदार दिलवाएं। तो जिस पर अभी तक उनको रिफ्यूज़ किया गया और उनको कहा गया कि आप जाके पार्लियामान में मुज़ाकरात करें पार्लिमानी पार्टियों से ही, जिस पर कि खान साहब अभी तक आबादा नहीं है। तो खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि फ़ौज के इदारे पर इतना दबाव बढ़ाया जाए, इतना दबाव बढ़ाया जाए कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन पैदा हो जाए और उसके बाद फ़ौज का इदारा कुछ लेन देन पर आमादा हो, जो कि अभी तक लेन देन पर आमादा नहीं हो रहा। लेकिन खान साहब की ये तमाम कैलकुलेशंस हैं, खान साहब को आइडिया होना चाहिए, ठीक है वो पंजाबी लीडर हैं तो उनकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं हो सकता और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको याद हो मियां नवाज शरीफ भी होते थे, उन्होंने फ़ौज के इदारे के साथ एक पोजीशन ली हुई थी मुल्क में दहशतगर्दी के जंग पर, मिलिटेंट्स पालने पर, पाक इंडिया ताल्लुकात पर, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर, दीगर मगरबी ममालिक से ताल्लुकात में जो पाकिस्तान पर जो मिलिटेंसी के इल्ज़ाम लगते थे, उन तमाम चीज़ों पर मियां नवाज शरीफ की एक पोजीशन थी। मईशत के ऊपर एक पोजीशन थी। इसहाक डार साहब एक हद से ज़्यादा फ़ौज को बजट देने पर तैयार नहीं थे। तो उस वजह से फिर हुआ क्या, अल्टीमेटली उनका सियासी कैरियर ख़त्म हुआ। तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा जो गुस्सा है वो क्या उससे बरामद होता है। इमरान खान साहब बहरहाल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी एक पोजीशन है, वो गलत या सही है तो मौरख लिख देगा। और लेकिन अभी तक तो इमरान खान साहब के मुतालबात गैर आइनी हैं, क्योंकि आइन की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, आइन में किसी जगह पर किसी शिक में नहीं लिखा हुआ कि आर्मी चीफ इंतखाबात करवा सकते हैं। छोड़िए मादी में आप जनरल काकड़ की मिसाल देते दीगर कि वो गैर आइनी इकदाम थे, तो क्या खान साहब फ़ौज का गैर आइनी किरदार ही मांगते हैं? तो ये बहरहाल एक सिचुएशन है। उसमें अब ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब की लाहौर में इस्टेब्लिशमेंट के किसी बड़े शख्स से मुलाकात हुई है, जिसका एक हिंट जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उन्होंने एक प्रेस टॉक में दिया है कि खान साहब वहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर बात तय होती है और वो हुकूमत से बात नहीं कर रहे, यानी कि उनका इशारा ज़ाहिर बात है फ़ौज के इदारे की तरफ था। इसमें एक स्ट्रेटजी ये है कि खान साहब की इतनी बात नहीं होती जितना बड़ा वो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं ताकि हुकूमत पैनिक में आए और प्रेशर में आए। लेकिन अभी तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ की कंसेंट से आर्मी चीफ या DGSI या दीगर फौजी हुकाम की इमरान खान साहब से और PTI के रहनुमाओं से हुई हैं। और उनमें जो मालूम बातचीत भी हुई उस पर भी बाद में उनको एतमाद में लिया गया कि ये मुतालबे किए गए, ये जवाब दिए गए और ये बातचीत हुई है। तो ऐसे में खान साहब को अभी भी जो लाहौर मुलाकात हुई है, जो कि ज़रा ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदे हैं, आर्मी चीफ या DGSI के लेवल के नहीं हैं, लेकिन सारी बात है वो फ़ौज के ही कोई नुमाइंदे हैं जिनकी बात हुई है इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब को कुछ ऐसा कंसेशन अभी तक नहीं ऑफ़र हुआ कि वो आप कहें कि वो कुछ जिसे कहते हैं ना लेन और देन वाली वो सिचुएशन पैदा हो, क्योंकि अगर कोई कंसेशन ऑफ़र होता, कुछ होता, तो खान साहब कंटेनर पर चढ़ के आज फिर DGC मेजर जनरल फैसल नसीर और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम के हटाए जाने का मुतालबा ना कर रहे होते, जनरल कमर बाजवा का बात ना कर रहे होते
और तो ये सब एक सूरत हाल है। ऐसे में ये बात अब बढ़ रही है, खान साहब आ रहे हैं, लेकिन खान साहब को जो एक और जो उनका इन्हिसार है वो ये है कि फ़ौज के इदारे के अंदर से उन्हें क्या सपोर्ट मिलती है, लेकिन उनको आइडिया होना चाहिए कि एक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब की हुई है, जिसमें फैसल वाडा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से कुछ लोग और कुछ लोग जो PTI को इस्तेमाल कर जाते हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनका इदारा उन्हीं लोगों की तरफ था जिनके बारे में आता है कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती डिटेल हो और ताकि ये सेटअप गिरे और इमरान खान साहब फिर इलेक्शन लड़के पावर में आके उनके लिए कुछ कर सकें। तो उनको फैसल वाडा साहब के ज़रिए पैगाम दे दिया गया है कि हमारे इल्म में है आप क्या कर रहे हैं, और अगर ये लड़ाई एक हद से ज़्यादा बड़ी तो फिर आप लोगों का किरदार भी देखा जाएगा और उसके मुताबिक फिर फ़ौज का इदारे का जो अपना डिसिप्लिन और कार्रवाई का एक तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।